हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? ओके ओके विशाल, थैंक यू। सो हम इसमें देख रहे थे, वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम था। एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर दोबारा स्टार्ट करो सर। ठीक है सर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको वॉइस क्लियर है? जगरूप, विशाल। सो टॉपिक की अगर हम बात करें, हम कल का जो आपका टॉपिक था दैट इज इकोटोन। इकोटोन को ही यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि इकोटोन के साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल हैबिटेट, वो साथ में रिपीट हो पाएगा, तभी उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो इकोटोन जो है, हमने कल देखा था कि इकोटोन एक ऐसा एरिया है, इकोटोन इज एन एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई, जहां पे आपकी जैव विविधता काफी ज्यादा हाई होती है। मींस बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीव इकट्ठे रहते हैं। अब ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाई होती है, इसके साथ साथ में इकोटोन में एक टेंशन एरिया है, टेंशन जोन यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बायोम्स है यहाँ पे। एक आपके पास कॉन्टिनेंटल बायोम है, एक आपके पास ओशियन बायोम है। कल हमने डायग्राम बना के भी देखा था कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्पीसीज है, दूसरी साइड पे आपके पास ओशनिक या फिर एक्वेटिक आपके पास स्पीसीज अवेलेबल रहती है। और दोनों ये जो स्पीसीज है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बताया था कि एक्वेटिक में आपके पास स्मॉल फिशेज हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स को वो एक टाइप से यहाँ पे कंज्यूम करती हैं। साथ साथ में उनके पीछे देन मीडियम फिशेज, देन लार्ज फिशेज यहाँ पे आती हैं। ऑल्सो क्योंकि ये एरिया बिल्कुल कॉन्टिनेंट के नियर बाय है, तो इसके नियर बाय बहुत सारे आपके अदर जो स्पीसीज हैं वो भी इनके ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल क्रोकोडाइल का, तो क्रोकोडाइल जो है वो इन फिशेस को खाने के लिए आएगा। ऑल्सो यहाँ पे ह्यूमंस है जो कि फिशिंग के लिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक तो क्रोकोडाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया, साथ साथ में यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के बर्ड्स हैं जो कि इन फिशेस के लिए एक टाइप से अपने कंजम्पशन के लिए यहाँ पे आएंगे। और नियर बाय यहाँ पे कोरल रीफ भी है, बहुत सारे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ऑल्सो मैंग्रोव्स हैं नियर टू कॉन्टिनेंट एंड ओशन। सो यहाँ पे दो प्रकार के आपके पास बायोम्स होते हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है बिकॉज ऑफ टू कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक बायोम्स। ऑल्सो ये एक टेंशन एरिया है, क्योंकि फॉर एवरी स्पीसीज देयर इज अ प्रेडेटर स्पीसीज। कोई भी अगर यहाँ पे स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव कर रही है तो उसके ऊपर प्रेडेटर स्पीसीज भी हैं। और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक बायोम दोनों के लिए ही, दोनों इकोसिस्टम के लिए यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल है। आगे हमने इसमें देखा कि जो स्पीसीज यहाँ पे सिंपल एक आपने डेफिनेशन लिखा था, एज इकोटोन इज हैविंग कंडीशंस इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द इकोसिस्टम, द नंबर ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन इकोटोन। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टाइप के जो आपके कॉन्टिनेंटल है स्पीसीज, चाहे आपके पास ओशनिक स्पीसीज है, इन दोनों के लिए इंटरमीडिएट कंडीशंस है, दोनों परस्पर साथ में यहाँ पे सरवाइव कर सकते। और जब ये दोनों साथ में सरवाइव कर सकते हैं तो इनके साथ साथ में बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी साथ में यहाँ पे सरवाइव कर सकती है। इसीलिए इस एरिया में अगर हम देखें तो इस इफेक्ट को, ऐसा इफेक्ट जिसके थ्रू दोनों कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक बायोम में जो स्पीसीज हैं कंटिन्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं एज इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक एज है कि दोनों बायोम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं, और इसी इफेक्ट को हमने कहा था कि दिस इज एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक दोनों स्पीसीज और दोनों बायोम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज एज इफेक्ट। कुछ एक स्पीसीज जो कि यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, while some of the species which are exclusively present in an ecotone and such species are known as edge species.
ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक स्पीसीज के अलावा कुछ एक स्पीसीज जो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली पहले से ही जो यहाँ पे स्पीसीज पहले से ही जो प्रजाति यहाँ पे पहले से ही सरवाइव कर रही हैं या प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे एज स्पीसीज। एज स्पीसीज। सो हाई डाइवर्सिटी और बहुत सारी स्पीसीज होने का मतलब दैट इज एज इफेक्ट, और कुछ एक स्पीसीज जो इन दोनों स्पीसीज के अलावा पहले से ही प्रेजेंट है, दैट आर एज स्पीसीज। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे फास्ट हो आप यहाँ पे बता सकते हैं, मेरा नजर है आपके चैट बॉक्स के ऊपर, और कहीं पे रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए अब आप कह सकते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स, कोरल्स, एस्चुरी एंड डेल्टा, ऑल्सो ग्रासलैंड। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं इकोटोन के। अब इकोटोन के साथ कुछ एक आपके अलग टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल निशे। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल निशे। इकोलॉजिकल मतलब जो इकोलॉजी से रिगार्डिंग इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दूसरा निशे का मतलब होता है जॉब, टास्क या पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, निशे का लिटरल मीनिंग जो है दैट इज जॉब, टास्क और एनी टाइप ऑफ वर्क। कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का जॉब है, टास्क है या कोई वर्क एसोसिएटेड है तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निशे। दूसरा जो टर्म है आपके पास दैट इज इकोलॉजिकल हैबिटेट। हैबिटेट फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर हैबिटेट, तो आपका हैबिटेट क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका होम क्या है, दैट इज योर हैबिटेट। इकोलॉजिकल मींस इकोलॉजिकल एंड हैबिटेट मींस द स्पेसिफिक एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर विल यू फाइंड पेंगुइन्स, तो आप क्या जवाब देंगे, कहां पाए जाते हैं पेंगुइन्स? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इकोलॉजिकल हैबिटेट ऑफ पोलर बेयर, है ना, तो पेंगुइन्स आपके कहां पाए जाएंगे, कौन से पोल में, नॉर्थ या साउथ? साउथ पोल में आपके पेंगुइन्स पाए जाएंगे। सो उसका इकोलॉजिकल जो हैबिटेट है आपके पेंगुइन्स का, वो प्रॉपरली कहां पे पाया जाएगा, साउथ पोल में। तो साउथ पोल इज द इकोलॉजिकल हैबिटेट ऑफ पेंगुइन्स। सो साउथ पोल जो है इकोलॉजिकल हैबिटेट है पेंगुइन्स का। दूसरा अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल हैबिटेट ऑफ पोलर बेयर, तो पोलर बेयर का है नॉर्थ पोल। इसलिए एक बार एग्जांपल पूछा एग्जाम में यूपीएससी में कि व्हाई पेंगुइन्स कैन नॉट ईट व्हाई पोलर बेयर कैन नॉट ईट पेंगुइन्स, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल तक जाना इम्पॉसिबल है ना, पूरा का पूरा लैंड मास क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग रहते हैं। और लोगों ने इसमें अजीबोगरीब आंसर दिए, क्योंकि वो उसकी फूड चेन का पार्ट नहीं है। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा कि कहां नॉर्थ पोल कहां साउथ पोल। सो दिस इज द एड्रेस और होम ऑफ द स्पीसीज, कि कोई स्पीसीज कहां पाई जाती है या उसका एड्रेस कहां पे है ना, कहां रहती है, तो आवास स्थान है ये, आवास स्थान। और दूसरा निशे का मतलब क्या है कि इसका कार्य क्या है, इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक तंत्र में इसका कार्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में इसका आवास स्थान कहां पे है। तो अभी आपने इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है ना, हर एक चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज द एड्रेस और दिस इज द टास्क। तो इसमें लिखिए आप इकोलॉजिकल निशे का डेफिनेशन। इकोलॉजिकल निशे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर निशे, योर निशे इज टू study rigorously and clear the exam and come with good rank, that is your ecological niche। इसके अलावा आपका कोई निशे नहीं है। तो इसमें लिखिए इकोलॉजिकल निशे लिखिए पहले। इकोलॉजिकल निशे, इट इज द यूनिक फंक्शनल रोल, इट इज द यूनिक फंक्शनल रोल that any species, unique functional role that any species
performs based on its position in an ecosystem, based on its position in an ecosystem. सिंपल. सो एक टाइप से आपका फंक्शनल रोल है या फिर यूनिक फंक्शनल रोल है दैट एनी स्पीसीज परफॉर्म बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन एन इकोसिस्टम. सिंपल. अगेन वही जो कल आपने डायग्राम बनाया था. देयर इज ग्रास होपर, eaten by frog being eaten by snake, and snake being eaten by eagle, and eagle being eaten by vultures. ठीक है, ऐसे चलता है कि कोई स्पेसिफिक कार्य है जो कि एक स्पीसीज को परफॉर्म करना है डिपेंडिंग अपॉन उसकी पोजीशन क्या है आपके इकोसिस्टम में, है ना. फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर, उसने क्या करना है, ग्रासेस को एक टाइप से काटना है. ऑल्सो ग्रासेस को काटने वाले ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को ईगल खा जाएगा, ईगल को वल्चर्स खा जाएंगे, है ना. सो ऐसे इनका एक रोल है, यूनिक फंक्शनल रोल. इसका काम क्या है, टू एलिमिनेट इसके सबऑर्डिनेट में जितनी भी स्पीसीज हैं, एलिमिनेशन का काम है इसका. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. इससे नीचे मैं ये लिख सकता हूं कि ग्रासेस, एक और बन जाएगा ग्रासेस, यहां पे ग्रासेस आ गई, तो ग्रासेस, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड वल्चर्स. सो दिस इज दी एक टाइप से इकोलॉजिकल निश है जो एक काम आपको करना है. एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल लिखेंगे. हर एक जगह पे डायग्राम विद एग्जाम्पल, है ना. विदाउट डायग्राम आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखो पूरी की पूरी गेम है इस एग्जाम के बीच में आपकी प्रेजेंटेशन की. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो ज्ञान बांट ही पाएंगे, बट प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी. प्रेजेंटेशन इज द की. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग दैट आपको इकोलॉजिकल निशे की प्रॉपर जो है डेफिनेशन आती है ना, आपके पास पूरा ज्ञान है कि क्या होता है इकोलॉजिकल निशे, आप पूरा का पूरा एक थीसिस लिख सकते हैं, पर थीसिस रिक्वायर्ड नहीं है. तो इसके लिए आपको चाहिए प्रेजेंटेशन. दूसरा आपको चाहिए राइटिंग स्किल. आप अपनी चीजों को, आप अपने ज्ञान को कैसे दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है. और आपकी राइटिंग स्किल ऑल्सो. ऐसा नहीं जैसे मैंने आपको कल बताया कि एक ही पैराग्राफ में सारी की सारी चीज लिख दी, और एग्जाम्पल भी बीच में लिख देते हैं कुछ एक. फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, इकोलॉजिकल निशे लिख रहे बीच में से एग्जाम्पल भी इधर ही लिख दिया बीच में, बस खत्म हो गई कहानी. ये जो तरीका है ये होता है आपका यूज जहां पे आपका एकेडमिक्स है. एकेडमिक्स में आप किसी भी तरीके से लिखिए, एग्जामिनर भी पता है आपको, एग्जामिनर कौन से कॉलेज के एग्जामिनर्स है ना, उनको पता है कि कितना ही पढ़ते हैं आप और कितनी क्लासें लगती है, क्योंकि कभी इलेक्शन चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है. बट मेन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, चाहिए आपका आप कम्युनिकेट. आप जब भी किसी क्वेश्चन को लिख रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद द एग्जामिनर. आप एग्जामिनर से बात कर रहे हैं, एग्जामिनर को आप बता रहे हैं, है ना. एकेडमिक में सोचिए कि आपने लिखना है, बस लिखना है, 36 पेज भरने, 32 पेज भरने और पास होना है, वैसा नहीं है. यहाँ पे मार्क्स सब मिलेंगे जब आप अच्छे से आप कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मुझे आता है, और किस तरह से आता है पता लगेगा जब आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे. जैसे रट्टा मार के जाते हैं ना एग्जाम से पहले आप एकेडमिक्स का, कि पूरे डेट शीट आने तक किताबें खरीदी, फिर जब एग्जाम नजदीक आ गए तो एक रात पहले पूरी रात लगा के पढ़ रहे हैं, है ना. वो नहीं चलता यहाँ पे कि बस भरनी है शीट है, यहाँ पे शीट भरने का काम नहीं, बहुत सारे भर रहे होंगे आपकी तरह पेपर, बट मार्क्स उसको अच्छे मिलेंगे, रैंक उसका अच्छा आएगा जो प्रॉपरली प्रेजेंट करेगा विद डायग्राम, फ्लो चार्ट, प्रॉपर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करना है ना. सो नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल इसका. अरे ये क्या हो गया, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल इसका.
एग्जाम्पल में लिखिए, दो वल्चर एंड क्रो बोथ आर स्कैवेंजर्स, दो vultures and crow both are scavengers. Both are scavengers, मतलब ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब कूड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, या सिंपल समझिए, एनीथिंग दैट क्लियर्स द डेड एंड डिकम्पोज एनिमल्स, उसको कहेंगे आप स्कैवेंजर्स। सो दो वल्चर्स एंड क्रो बोथ आर स्कैवेंजर्स, राइट, बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट, ऐसे लिखिए, बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट इन एन इकोसिस्टम, पोजीशंस आर डिफरेंट in an ecosystem। सिंपल आप इसमें लिख रहे हैं कि ऑल दो क्रो भी स्कैवेंजर्स का काम करता है, और जो आपका क्रो है वो भी स्कैवेंजर्स का काम करता है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर पोजीशन, है ना, उनकी जो पोजीशन है इकोसिस्टम में वो टोटली डिफरेंट है। फुल स्टॉप। हेंस HENCE, hence their ecological niche, hence their ecological niche does not clash, hence their ecological निशे डज नॉट क्लैश। ये कह रहे हैं कि सिंपल स्कैवेंजर्स का काम जो है, या फिर सिंपल वल्चर और क्रो दोनों का काम जो है वो एज अ स्कैवेंजर है, बट इनका कभी भी इकोलॉजिकल निशे, इनका जो पर्टिकुलर फंक्शनल रोल है, कभी भी एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करता। क्यों नहीं करता? फॉर एग्जाम्पल क्रो की तादाद वल्चर से ज्यादा है, बट जो क्रो है वो कुछ एक चीजों को ही स्कैवेंज कर सकता है, कुछ एक चीजों को ही डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल को ही एक, या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ही एक टाइप से वहां से एलिमिनेट कर सकता है, बट वल्चर्स के पास अलग एक एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स का जो इंटेस्टिनल सिस्टम है, उनका जो खुद का इम्यून सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रो कुछ एक ऐसे डेड एंड डिकम्पोज एनिमल्स को या कुछ भी मटेरियल को कंज्यूम करता है, सो उसकी डेथ हो सकती है, बट वल्चर्स की नहीं हो रही, वल्चर्स उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। सो दोनों में जो है इकोलॉजिकल जो इनकी पोजीशंस है वो डिफरेंट है, देयर इकोलॉजिकल पोजीशंस आर डिफरेंट इन एन इकोसिस्टम, हेंस देयर इकोलॉजिकल निशे डज नॉट क्लैश, full stop, because no two species in the same habitat, no two species in the same habitat, in the same habitat, in the same habitat can have same ecological niche। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये रूल है इकोसिस्टम के हिसाब से, दिस इज अ रूल कि नो टू स्पीसीज इन द सेम हैबिटेट कैन हैव सेम इकोलॉजिकल निशे। एक ही प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रजातियों का एक स्पेसिफिक या यूनिक कार्य नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे के पूरे डॉग्स है, लेट्स से डॉग्स की बात करते हैं, डॉग्स आर आल्सो स्कैवेंजर्स। डॉग्स कुछ एक चीजों को ही डिकम्पोज कर सकते हैं। डॉग का काम क्रो नहीं कर सकता, क्रो का काम वल्चर या गिद्ध नहीं कर सकता। सिंपल, जो डॉग है कुत्ता, कुत्ते का काम जो है वो एक टाइप से आपका कौवा नहीं कर सकता, और कौवे का जो काम है स्कैवेंजिंग का वो एक गिद्ध नहीं कर सकता। सो इन दो तीनों में ही डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो ये सभी के सभी स्कैवेंजर्स है। ऑल्सो रैट, मैंने आपको रैट के बारे में लिखाया, रैट भी कुछ एक चीजों को स्कैवेंज कर सकता है, क्योंकि उनका खुद का डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, उनका खुद का इम्यून सिस्टम अलग है,
एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्यून सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर और उनकी कंजम्पशन नीड। फॉर एग्जाम्पल चूहा कितना ही खा लेगा, है ना, कौवा है वो कितना ही खा लेगा, बट ऑल्सो गीद भी कितना ही खा लेगा। ऑल दो जो आपका डॉग है उसका साइज जो है, स्ट्रक्चर जो काफी बड़ा है, बट वो कुछ एक चीजों को स्कैवेंज नहीं कर सकता क्योंकि खुद का उनका एक इम्यून सिस्टम है। इसीलिए ये आपके फॉर एग्जांपल वल्चर्स को हम टॉप पे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वल्चर्स इन सब में टॉप पे है स्कैवेंजिंग में। सो इनका खुद का, इसीलिए इसमें लिख रखा कि दो स्पीसीज का सेम हैबिटेट में सेम इकोलॉजिकल रेशियो नहीं हो सकता, ये रूल है। आगे लिखिए, else there will be a competition, else there will be a competition, else there will be a competition till the time one of the species partially or completely gets eliminated, अदरवाइज अगर दोनों सेम हैबिटेट में रहते हुए सेम ही टास्क कर रहे हैं तो क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे एक दूसरे के। एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक वन ऑफ द स्पीसीज, या क्रो है या फिर वल्चर है, इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल एक ही सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा या तो स्टारवेशन से मर जाएगा या फिर आपस में लड़के मर जाएंगे। सो देयर इज अ रूल कि एक सेम हैबिटेट में जो दो स्पीसीज हैं वो सेम टास्क नहीं कर सकती। अगर कर रही हैं तो दोनों में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो एक स्पीसीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको भी बहुत सारे स्कैवेंजर्स की तरह काम करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं तो दो स्पीसीज जो है उनको सेम सीट नहीं मिल सकती, है ना, तो आपको अपने कंपटीटर से लड़ना पड़ेगा, दूसरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी दूसरा बैठ पा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में 5 लाख लोग जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, 5 लाख में से कुछ एक तो ऐसे स्कैवेंजर्स हैं जो कि उनका कंजम्पशन नीड कम थी या फिर उन्होंने कंज्यूम ज्यादा कर लिया है, बट वो एलिमिनेट कैसे होंगे, जब वो प्रॉपर्ली अपने इम्यून सिस्टम से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इम्यून सिस्टम क्या है आपका, पढ़ सभी रहे हैं आपकी तरह, इस टाइम लाखों लोग जो है इस टाइम क्लासेस ले रहे हैं, ले चुके हैं, एंड ऑलरेडी कुछ एक जो है वो जॉब्स में ही है और फिर भी तैयारी कर रहे हैं। सो ये सारे के सारे नंबर्स हैं, और नंबर्स आपका कंपटीशन डिफाइन नहीं करते। सिग्निफिकेंट जो अगर आप देखेंगे तो 10 से 12,000 ही मेंस लिखते हैं। ये मेंस 2018 में भी इतना ही लिखते थे, 8 में भी इतना लिखते थे, 95 में भी इतने लोग जो थे मेंस लिखते थे। नंबर सेम रखा है इन्होंने, बट अभी क्या है, ज्यादा इसको सोशलाइज कर दिया गया है। हम 10 या 12,000 में से आपको जो है 2 से 3,000 को ही मिलेगा मौका इंटरव्यू में बैठने का। ये यूपीएससी का, स्टेट का मुझे नहीं पता, स्टेट का अलग मेथड चलता है। तो 2-3 हजार में से फिर कभी 600 निकलती है वैकेंसी, कभी 800 निकलती है, ज्यादा से ज्यादा 1200, तो इतने लोगों को ही मौका मिलेगा आगे जॉब लेने का। सो पहले यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, देन लास्ट में यहाँ पे, है ना। और इसमें भी अगर किसी का कुछ त्रुटि पाई गई, आजकल त्रुटियां वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई त्रुटि पाई गई तो इसमें से भी निकाले जाएंगे, है ना। सो दिस इज दी इशू। तो इसी तरह से हर एक स्पीसीज को अगर सरवाइव करना है किसी भी फील्ड में, ऑल्दो ये तो हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम की, बट कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कहीं पे भी कंपटीशन है, यू हैव टू एलिमिनेट योर कंपटीटर, अदरवाइज यू विल गेट एलिमिनेटेड, है ना। या तो आप किसी को अपने रास्ते से हटाइए या फिर कोई और आपको अपने रास्ते से हटाएगा और अपनी सीट ले जाएगा। सो नेक्स्ट है आपके पास, यस यू हैव टू एलिमिनेट अदर्स, बट इतनी ज्यादा भी आपने कट्टरता नहीं रखनी है कि दूसरा एग्जाम लिख रहा है उसके ऊपर पेन मार रहे हैं आप, उसको परेशान कर रहे हैं, वैसे नहीं। कंपटीशन थ्रू माइंड एंड आपकी रिटन क्वालिटीज की तरह। नेक्स्ट आगे आपका इकोलॉजिकल हैबिटेट। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल हैबिटेट।
इकोलॉजिकल हैबिटेट, पारिस्थितिक आपका आवास स्थान। हार्डली 50,000 होंगे पीपीएससी लेस पंजाब ऑल थैंक्स टू आइल्स। नहीं, आइल्स कम हो गया है। आज सुबह की आपने न्यूज नहीं देखी होगी जहां पे 5,000 जो लोग हैं उनको वहां पीआर नहीं मिली है, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। सब पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे वापिस आएंगे, ऐसा मत समझो, सब वापिस आएंगे। इकोलॉजिकल हैबिटेट, इट रेफर्स टू द एड्रेस, रेफर्स टू द एड्रेस। अब मैं अगर बात बोलूंगा फिर मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सिंपल समझिए कि अब वहां पे भी तो यही हो रहा है ना, यू आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ कनाडा और यूएसए, है ना। वहां पे ज्यादातर हमारी स्पीसीज जा रही हैं, पर वहां की जो स्पीसीज है उनको नहीं मिल रहा है कुछ भी। अब स्पीसीज वहां की जो है वो तो कहेंगे दिस इज आवर पर्टिकुलर टास्क, दिस इज आवर कंट्री, है ना। और जब आप वहां पे बहुत, मैंने आपको बताया कि जब एक स्पीसीज की अबंडेंस बहुत ज्यादा हो गई, है ना, जैसे हमने कहा था इंडिकेटर स्पीसीज, तो वहां पे इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन हैपनिंग। तो वहां पे भी ऐसे ही, वहां पे भी एलिमिनेट कर रहे हैं वो हमारे ही लोगों को कि बाहर जाइए प्लीज, अब आपको पीआर नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जितने आपके पास, अब आगे आएगा कैरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है कि आपकी अर्थ के पास कितने लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी है, दैट इज ए कैरिंग कैपेसिटी। तो वैसे वहां पे जो अदर्स कंट्रीज में जहां पे माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। उन लोगों को कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रिसोर्सेज कितनी है और वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, है ना। कितने संसाधन है जो कितने लोगों को वहां पे सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आपके रिसोर्सेज कम है और लोग ज्यादा है तो फिर रिवर्स माइग्रेशन होगा, वापिस भेजा जाएगा, है ना, जिसे डिपोर्ट कहते हैं हम, डिपोर्ट। बाकी बातें बाद में। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल हैबिटेट, इट रेफर्स टू द एड्रेस of a species, address of a species where, it refers to a address of a species where it lives, LIVES, where it lives। तो एक टाइप से एड्रेस है किसी भी प्रजाति का, स्पीसीज का, जहां पे वो रहता है। फुल स्टॉप। Ecological habitat is associated with environment. Ecological habitat is associated with environment. Environment where species lives. Ecological habitat is associated with environment where species lives, where species lives depending upon their environmental preferences, depending upon their environmental preferences, environmental preferences। सिंपल। इसमें कह रहा है कि इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है एक टाइप से एड्रेस है किसी का, किसी भी स्पीसीज का, जहां स्पीसीज रहती है। और नेक्स्ट लिखा आपने, इकोलॉजिकल हैबिटेट इज एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट वेयर स्पीसीज लिव्स एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर, where species live depending upon their environmental preferences। For example, हर एक species का खुद का environmental preference है। For example, snake को चाहिए कि वो down the earth अपना खुद का एक पोर्ट बना के या फिर एक होल करके वहां पे रहे, जिसको आप कहते हैं कि बिल में रहता है, चूहे बिल में रहते हैं, है ना। मंकीज को चाहिए क्योंकि उसको उछल कूद करनी है तो वो पेड़ों के ऊपर रहेगा। पंछी उनको उड़ना है तो उनको घोंसला बना के, खुद का नेस्ट बना के वहां पे रहना है, पेड़ों के ऊपर। अगेन उनको जब भी उड़ान भरनी है तो अब लैंड पे रहेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हाई उसके ट्रीज के ऊपर रहे। ऑल्सो कैटल्स है, उनको कहाँ रहना है, नियर टू, एक टाइप से शेड भी कह सकते हैं, ओपन भी रहते हैं, जैसे नेशनल पार्क है वहां पे ओपन रहते हैं, बट उनको नियर टू कहाँ रहना है, जहाँ पे ग्रासेस अवेलेबल हो, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। तो डिपेंडिंग अपॉन उनकी एनवायरमेंटल नीड, उनको पर्यावरण से कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उसी के हिसाब से आपकी
स्पीसीज रहती है। ऑल्सो अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में दूसरा ये भी आता है कि जहां पे कंडीशन नेसेसरी हो या फिर फेवरेबल हो, ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ना हो। फॉर एग्जांपल पोलर बेयर है, उसको आप इक्वेटर पे ले आएंगे, मर जाएगा, बिकॉज उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन वहां पे पूरी नहीं होती। ही नीड्स ओनली प्रॉपर आइसबर्ग्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, जहां पे उसको कंफर्टेबल लगता है। वो पानी में नहाएगा तो ठंडे में नहाएगा, उसको गर्म पानी में नहीं नहा पाएगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। ऑल्सो वो डेड कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सफोकेट होके मर जाएगा। सो एवरी स्पीसीज हैव अ स्पेसिफिक एड्रेस, और ये जो एड्रेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट के ऊपर। और ये इन्वायरमेंट कैसी है? डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कैटल को ग्रास चाहिए, है ना, आपके एलिफेंट्स है उनको ग्रासी चाहिए, सो आपके जो पक्षी हैं उनको दाना चुगने के लिए चाहिए है, सो वो वैसी जगह पे रहेगी। सो दीज आर दी इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस। आगे लिखिए, But the difference between habitat and environment, but the difference between habitat and environment, but the difference between habitat and environment, हाँ जी सर, ये था है डिमांड सप्लाई अलीगढ़, सप्लाई डिमांड तो ज्यादा, हाँ वैसे ही है। Habitat and environment, but the difference between habitat and environment is environment may or may not have life. The difference between habitat and environment is environment may or may not have life. Environment may or may not have life. Full stop. But habitat will always have a life. But habitat will always have life. सिंपल कह रहे हैं कि हो सकता है कि एनवायरनमेंट में, किसी पर्यावरण में जीवित चीजें हो या ना हो, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ एक हार्श क्लाइमेट है तो वहां पे हो सकता है कि कोई भी स्पीसीज ना पाई जाए, है ना। डेजर्ट हो या फिर कोई ऐसा कोल्ड डेजर्ट हो, वहां पे हो सकता है कि कोई स्पीसीज हो ना हो, ये डिपेंड करता है। बट हैबिटेट का मतलब क्या है? आवास स्थान। आवास स्थान का मतलब क्या है कि वहां पे पक्का कोई ना कोई स्पीसीज या एक जीवन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्पीसीज का हो। तो ये इसमें मेन कोर डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरिंग कैपेसिटी। ये कीवर्ड्स हैं, डायरेक्टली यूज किए जाते हैं एग्जाम में। कैरिंग कैपेसिटी सर इकोटोन के साथ ही आगे के चलते जा रहे हैं टॉपिक सभी। इकोटोन के साथ बिल्कुल जो अटैच हैं वो है इकोलॉजिकल हैबिटेट और निषेध। आप एक जैसे करते थे ना छोटी क्लासेस में, लाइन लगा दो पूरी, जहां पे टॉपिक खत्म हुआ पूरा पेज में लाइन लगा दो, नेक्स्ट टॉपिक खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट लिखिए कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का एक गुआवा का फार्म है, अब आप 5 किलो की थैली लेके जा रहे हैं, है ना, 5 किलो की थैली लेके जा रहे हैं कि अमरूद लेके आएंगे। पर अमरूद कितने वहां पे पक रखे हैं? वहां पे 10 kg तक के अमरूद अवेलेबल हैं, बट योर कैरिंग कैपेसिटी इज ओनली 5 kg। दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, कि आपके पास किसी चीज को साथ में कैरी करने की कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, कितने लोगों को आप कैरी कर सकते हैं। अब वैसे ही अर्थ है आपके पास, ये तो गुआवा के लिए एक टाइप से आपका कैरी बैग था। अब क्या हो रहा है? आपकी अर्थ भी एक टाइप से कैरी बैग है ना, जो कि बहुत सारे हमारे जैसे मोटे ताजे अमरूदों को कैरी कर रहे हैं, है ना। सो अब ये उतने ही लोगों को कैरी कर सकते हैं जितने इसके पास संसाधन है। जितना बड़ा कैरी बैग होगा उतने ही लोगों को, उतने अमरूद को आप डाल सकते हो उसमें। बट डिपेंडिंग अपॉन
पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं, इसको सिंपल लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि के कारण पृथ्वी की जो अपनी खुद की क्षमता है लोगों को अपने साथ अकोमोडेट करने की, है ना, सरवाइव करने की, वो कम होती जा रही है। ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स और बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशंस, लेटर ऑन आएगा पोल्यूशन तब देखेंगे, और बहुत सारे पोल्यूशन। जब हम जैव ईंधन को यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है आपके पास, है ना, कोल है, ये सब हमने पढ़ा था, उसमें डीजल है, तो सारे के सारे मेजर पॉल्यूटेंट्स को छोड़ते हैं, मुख्य प्रदूषक। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एवरेज जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक जो आपका वार्षिक टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता जा रहा है। साथ साथ में हम ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को हमने मजाक बना रखा है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा संसाधन जो है उनका यूज किया जाए, तो हम ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हैं। और ये ओवर पॉपुलेशन, फॉसिल फ्यूल्स, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलावा भी दुनिया भर के फैक्टर्स हैं। अब लिखाने लगेंगे तो कॉपी भर जाएगी, पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैरिंग कैपेसिटी कम कर रहे हैं हमारी अर्थ की, और अर्थ ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करवा पाएगी ज्यादातर लोगों को। सो इसको कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल अर्थ कैन सर्वाइव। सो सिंपल इसमें लिखिए, अब इसमें लिखेंगे, आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर कोई इशू है प्लीज साथ साथ में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एवरी 5 मिनट्स के बाद मेरी नजर आपके चैट बॉक्स पे आती रहती है, तो अगर कहीं पे भी कोई इशू हो आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी में लिखिए, कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखिए। कैरिंग कैपेसिटी इसमें लिखिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन एरिया इज द मैक्सिमम, carrying capacity of a given area is the maximum number slash member of the population, maximum number slash population of specific species, population of specific species, population of specific species that it can support, So carrying capacity is carrying capacity of a given area is the maximum number or population of specific species, it can support, that it can support। तो किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, किसी दिए हुए किसी स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन, किसी प्रजाति की जनसंख्या या फिर उस प्रजाति का नंबर कितने समय तक ये उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको समर्थन कर सकता है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। आगे लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए does in the carrying capacity consumption needs thus in the carrying capacity consumption needs comma resource utilization, consumption need resource utilization, consumption needs resource utilization comma waste cycling
वेस्ट साइक्लिंग is calculated. सिंपल, पहले डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में हम देखा कि कैरिंग कैपेसिटी किसी एरिया का एक मैक्सिमम नंबर है या पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज है जिनको ये अकोमोडेट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है ताकि वो सरवाइव कर सके। अब कैरिंग कैपेसिटी हम किन किन फैक्टर्स को देखते हैं। पहला फैक्टर है कंजम्पशन नीड, कि अगर कोई नंबर ऑफ स्पीसीज हैं या फिर कोई पॉपुलेशन है स्पीसीज की, उसको कंजम्पशन के लिए, उसका एवरीडे, उसको खाने के लिए क्या चाहिए, उसकी एवरीडे की कंजम्पशन नीड कितनी। फॉर एग्जांपल हम एनर्जी कितनी यूज करेंगे, पानी कितना यूज करेंगे, फूड कितना यूज करेंगे, कितने कैलोरीज हमें फूड चाहिए, दैट इज आपका कंजम्पशन नीड्स। दूसरा, आपको रिसोर्सेज कितने चाहिए, रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपको नेचुरल रिसोर्सेज कितने चाहिए, आपको एलपीजी कितनी चाहिए, आपको पेट्रोल कितना चाहिए, ऑल्सो आपको एवरीडे यूनिट्स कितने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, आप कितने ज्यादा संसाधनों को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। थर्ड है, आप कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे बायोलॉजिकल है, चाहे आपका कमर्शियल है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल है या फिर डोमेस्टिक, कितना ज्यादा आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको रिसाइकल कितना करना है, राइट। तो ये सारे के सारे आपके कैरिंग कैपेसिटी में फैक्टर्स को गिना जाता है कि आप कितने ज्यादा चीजें यूटिलाइज, कितने ज्यादा आप कंजम्पशन कर रहे हैं किसी भी चीज की। ऑल्सो आप कितना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, आपको लैंड एरिया कितना चाहिए रहने के लिए। ऑल्सो आप कितना ज्यादा वेस्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, इंडस्ट्रियल हो, हॉस्पिटल का हो, घर का हो, इंडस्ट्री का हो, पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। आगे लिखिए, फुल स्टॉप के बाद, द कैरिंग कैपेसिटी इज दस The carrying capacity is thus the ability of the, not ability, carrying capacity is thus the capacity, carrying capacity, simple कंटिन्यू कर रहे हैं ना, carrying आराम से। Carrying capacity is thus the capacity of the earth. The carrying capacity is thus the capacity of the earth to regenerate, capacity of the earth to regenerate the resources that we can live upon, full stop. So कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी जो है ये अर्थ की एक कैपेसिटी है, अर्थ की एक क्षमता है कि जितने भी रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं या कितने भी रिसोर्सेज को हम ओवर यूज कर रहे हैं, उनको वो दोबारा से रीजनरेट करे, दोबारा से उनको पैदा करे, और ताकि इन रिसोर्सेज को यूज करके हम बादशाह लोग, शाही लोग रह पाए, है ना। दिस इज दी लाइन। कितने ज्यादा ये वैसे रूड लाइन है। क्या आप इन्वायरमेंट को ही कह रहे हैं कि आप अर्थ से पहले आप पूरी की पूरी कैपेसिटी जितनी अर्थ की है उसको खत्म करिए, फिर अर्थ से ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्थ आपको दोबारा से रिसोर्सेज पैदा करके दे, रीजनरेट करके दे, सो दैट हम दोबारा उस पर रह पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 5000 स्क्वायर यार्ड का एक फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन। आफ्टर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ कि जितना हमने फॉरेस्ट काटा उतना ही फॉरेस्ट में उतने ही पेड़ हमें लगा के दे दो, जो पेड़ यहाँ पे लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कर सकता है, अर्थ हैज एबिलिटी टू रीजनरेट, बट प्रॉब्लम क्या है? आपने 5000 स्क्वायर यार्ड का पूरा फॉरेस्ट पहले डिस्ट्रॉय किया, फिर यहाँ पे आपने कंक्रीट की बिल्डिंग बना दी। कंक्रीट, आपने यहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स यहाँ पे बना दी। इसको बोलते हैं कंक्रीटाइजेशन ऑफ दी फॉरेस्ट। आप
प्रॉपर यहाँ पे कंक्रीट इकट्ठा कर दे रहे हैं। कंक्रीट का मतलब क्या है, आपकी जो पक्के मकान बन रहे हैं। अब कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है, पहले यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था, थोड़े बहुत पेड़ काटते थे पुराने टाइम में, क्योंकि जितनी लकड़ी चाहिए सीजन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सर्दी आई, लकड़ी काट ली बरसात में, उसके बाद कुछ एक पेड़ तो बच गए ना। फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर यार्ड छोड़िए, आप सोचिए कि देयर आर 5000 ट्रीज, उसमें से 1-2 ट्रीज अगर आपने क्लियर कर भी दिए तो आपके पास मतलब बहुत सारा नंबर है, 48-98 तक आपके पास अवेलेबल है, 49-98 तक आपके पास अवेलेबल है। बट आपने क्या कर रखा है, आप बहुत सारे ट्रीज को कट कर दिया, पूरा फॉरेस्ट ही क्लियर कर दिया। अगर फॉरेस्ट क्लियर कर दिया तो फॉरेस्ट से जितने भी सीड आते थे, जिसको विंड कह सकते हैं आप, एक टाइप से हवा जिसको उड़ा के ले आती थी, या फिर वाटर के साथ ये सीड जो है बहकर आ जाते थे, और जो कुछ एक वर्ड्स के थ्रू ये जो आपके पास फल फ्रूट है उसके बीज आ जाते थे। अब ये बीज दोबारा गिरते थे सॉइल में, फिर से उग जाते थे। अब आपने क्या किया, पूरा का पूरा उसको कंक्रीटाइजेशन कर दिया। अब वहां पे हवा आएगी जहां पे कॉलोनियां बस जाती है। फॉर एग्जांपल अभी जो नया मॉडल आया है, वेस्टर्न मॉडल आया है, अर्बन मॉडल आया है ना, जैसे कि आप हर एक जगह पे देखेंगे नई नई कॉलोनियां बनाई जाती है। उस एरिया में ना कोई हवा क्रॉस कर सकती है, ना वहां पे कोई वाटर एक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने वहां पे ड्रेनेज सिस्टम अलग बना दिया है, पानी का कोई अब खुद का रास्ता नहीं है। ऑल्सो बर्ड्स वहां पे आएंगे नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले देयर इज स्पैरो एंड माइना प्रोजेक्ट, स्पैरो चलाया था गवर्नमेंट ने। सोचो अगर गवर्नमेंट स्पैरो के लिए इतना चिंतित है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। फिर आपके पास एक माइना है, माइना भी यहां से गायब हो गई। क्यों? स्पैरो एंड माइना देयर आर नेचुरल, उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है। बट आपके पास क्या है, पिजन, कबूतर को मजा आता है कंक्रीट में रहने का, है ना, तो इनको रिप्लेस कर दिया कबूतर कभी भी आप देखेंगे ज्यादातर पेड़ों पे नहीं रहते, दे नीड कंक्रीट, क्योंकि आदत बढ़ गई है उनको। क्योंकि शहरों में जहां पे शहर बना है, पहले कबूतर का वो हैबिटेट था, अब वो क्यों छोड़ के जाए। कबूतर फिर आपके बिल्डिंग्स में रहता है, किसी भी कॉर्नर में रहता है। बट स्पैरो एंड माइना ये माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि यहां पे नहीं रह सकते। सो अब आपने अगर ये एक्टिविटी कर दी, अब अर्थ कैसे रीजनरेट करेगी, क्योंकि जो सीड चाहिए था जिसको क्रॉस पोलिनेट करना था, या विंड वाटर या फिर वर्ड्स के एक्शन के थ्रू वो दोबारा से उगने थे, तो ये आगे से आगे सप्लाई नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले तो आपने पेड़ ही खत्म कर दिया, तो सीड आएगा कहां से। अगर 1-2 बच भी गए तो वो सीड आगे से आगे ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, खुद तो नहीं सीड कोई उठा के लाएगा। सो अर्थ के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और अर्थ से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इट शुड रीजनरेट द रिसोर्सेज जो हमने खत्म किए हैं। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, फ्रॉम द कैरिंग कैपेसिटी कम्स द कॉन्सेप्ट, from the carrying capacity comes the concept known as planetary boundaries. From carrying capacity comes the concept known as planetary boundaries. सो कैरिंग कैपेसिटी से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं प्लैनेटरी बाउंड्रीज। प्लैनेटरी बाउंड्रीज। सो कैरिंग कैपेसिटी को जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है जिसको कहते हैं प्लैनेटरी बाउंड्रीज। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्लैनेटरी boundaries takes into account planetary boundary takes into account both the carrying capacity and the ecological habitat. The planetary boundary takes into account both the carrying capacity and the ecological footprint. अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक नया कीवर्ड आया। आपको हमेशा फोकस क्या करना है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जहां पे भी नया आपके पास कोई कीवर्ड आता है। प्लेनेटरी बाउंड्री का मतलब क्या है कि एक टाइप से ये एक सीमा है, एक टाइप से किसी भी स्पीसीज की बाउंड्री है जिसमें वो रहता है।
प्लेनेटरी बाउंड्री एक टाइप से इकोलॉजिकल हैबिटेट टाइप ही है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आपका प्लेनेटरी बाउंड्री है दोनों ही चीजों को कंसीडर करता है, चाहे वो आपका कैरिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को सिंपल समझिए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है कि आपने अभी तक कितने रिसोर्सेज को एंड कर दिया, दैट इज फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड अर्लियर, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधनों को आपने पहले यूज कर लिया है उसका एक टाइप से जो डाटा है दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, है ना। आप अपने नक्शे कदम छोड़ के जा रहे हैं, नक्शे कदम इन द सेंस दैट इज फुटप्रिंट, कि आप पीछे आपकी इकोलॉजी में कौन कौन से इंपैक्ट करके गए हैं, दैट इज आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आगे लिखिए, द कांसेप्ट ऑफ प्लैनेटरी बाउंड्री टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द कैरिंग कैपेसिटी एंड द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुल स्टॉप। इन द एंथ्रोपोसिन, एंथ्रोपोसिन जो है आप हैं, मैं हूं, हम सभी एंथ्रोपोसिन हैं। इन द एंथ्रोपोसिन एरा, एंथ्रोपोसिन एरा, एंथ्रोपोसिन का ब्रैकेट में लिख लो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे ही नहीं लिखना एग्जाम में, कभी भी छोटा सा बात होती है ये, हम लिखते हैं ना कि वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड दिस इन दिस, नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए एंथ्रोपोसिन मैन या ह्यूमन या फिर एंथ्रोपोसिन एरा। एंथ्रोपोसिन का मतलब होता है वी एज अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जो हम है ना। एंथ्रोपोसिन शब्द यूज करना है, भारी भरकम शब्द यूज करने का भी फायदा होता है। सो इन दी एंथ्रोपोसिन एरा, दैट इज लास्ट, दैट इज को ऐसे भी लिख सकते हैं आई डॉट ई डॉट, हाँ यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखना है, दैट इज लिख सकते हैं आप। जैसे देयरफॉर कई जगह आप यूज कर सकते हैं, बट ये साइंस को यूज कर लीजिए, बिकॉज भी आप यूज कर सकते हैं ऑल्सो इन दी साइंस, पर ये ना लगे उनको कि आपने मीम बना रखे है ना। पर अवॉइड करिए ज्यादा मत, क्योंकि जितना आप क्लियर लिखेंगे ना उतना ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमारी आदत क्या है, ये स्टार हैशटैग है ना, ये सब लगाने की, फिर ऐसे बुलेट पॉइंट्स, नो डोंट यूज दिस, ये और ये बेटर है, क्योंकि इसको यूज किया दिल, जैसे हिंदी में क ख ग, एक्चुअल में बुक राइटर्स एवरीथिंग ऐसे ही लिखते हैं, बट अगर हम ये एरोस, एक जैसे मैं ये एरो लगा रहा हूं, ये भी थोड़ा गलत हो जाता है ना। पॉइंट नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो आपका एग्जाम टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहे हैं ना, एग्जामिनर जो है वो हमारे पापा की एज के हैं, ताया की एज के हैं, एंड दीज पीपल आर, इनको आदत है, उन्होंने बुक्स पढ़ी है, हम पढ़ रहे हैं ये सब। फॉर एग्जाम्पल आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें ये सब चीजें यूज हो जाती है, ऑल दो अभी यूज हो रही है हर जगह, ये कंप्यूटर लैंग्वेज से जनरेटेड है। हैशटैग स्टार किसी बुक में नहीं आता, आपको कभी पढ़ाया नहीं गया, ये आपने 1 2 3 पढ़ा है, स्टार्टिंग में एबीसी पढ़ा है ना, क ख ग पढ़ा है, या आपने अपने पंजाबी में एड़ा उड़ा ये जो चलता है ये सब पढ़ा है आपने, है ना। बट ये चीजें जो है ना ये आजकल की नहीं आ गई हैं, कहीं तो एट ऐसे लिख देते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एट को एट ही लिख देते हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैं, बट वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या मतलब है इस चीज का, है ना। तो वो ज्यादा देखेंगे 1 2 3 4 एबीसी, है ना, जैसे कि आपकी दैट इज मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सब हेडिंग आ रही है तो स्मॉल ए कर दीजिए, है ना, ताकि उनको समझ में आता रहे। ये पैटर्न थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बट ये आंसर राइटिंग का पार्ट है। बट सिंपल समझिए कि जैसे मैंने यहाँ पे दैट इज लिख दिया तो दैट इज चलेगा, क्योंकि उनको पता है कितना लंबा लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इसमें लिखिए इन द एंथ्रोपोसिन एरा, दैट इज लास्ट 10,000 years, दैट इज लास्ट 10,000 years, लास्ट 10,000 years, last 10,000 years, comma, when the human civilization have flourished
ह्यूमन civilization have flourished due to overconsumption of resources, due to overconsumption of resources, comma, planetary boundaries are increasing. Planetary boundaries are increasing. Planetary boundaries are increasing, and we are promoting sixth mass extinction, sixth mass extinction because Anthropocene era is based on the belief or mantra, based on the belief और मंत्र। अगर आपको लग रहा हो कि मंत्र ये जो है हिंदी में यूज होता है, तो मंत्रा यूज करते हैं इंग्लिश में भी। जो फॉर एग्जांपल वी यूज लूट इंग्लिश में भी लूट लिखते हैं, LOOT। हम कहते हैं कि इंग्लिश में हम हिंदी में कहते हैं डकैत और बोलते हैं डेकोइट। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं लूट तो इसमें LOOT, हम कहते हैं डकैत तो DACOIT, डकॉइट। तो ये शब्द जो है वो हिंदी से गए। एक और है पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मंत्रा भी लिख लेते हैं इंग्लिश में भी, वो थोड़ा क्लास के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो तीसरा शब्द है ना। इसमें हमने क्या देखा, पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो पैराग्राफ चलता जाएगा और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और प्लैनेटरी बाउंड्री। हमने कहा कि एंथ्रोपोसीन एरा कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, उसके बाद फिर नियोलिथिक में आते हैं, फिर चार्कोलिथिक में आते हैं। वैसे ही ये सारी चीजें जब एंड होती गई, जब हम मॉडर्न ह्यूमंस बीइंग बने, प्रॉपर जब हम डेवलप हो गए, दिमाग से काम लेने लग गए, ना कि सिर्फ फूड के पीछे भाग रहे हैं, हिरण देख लिया चलो पत्थर लेके मारने लग जाओ, वैसा नहीं। जब हमने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बहुत सारी थ्योरीज लिखी, है ना, बहुत सारे ऐसे चीजें थी। तो एंथ्रोपोसीन एरा का मतलब होता है कि लास्ट 10,000 सालों में जो ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है, उसके साथ साथ में ह्यूमन सिविलाइजेशन भी फ्लरिश हुई है। आपकी मानव सभ्यता का भी काफी विकास हुआ है। और जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव थोड़ा सा शाना हो गया, चालाक हो गया। तो हमने क्या कर रखा है, वी आर ओवर कंज्यूमिंग दी रिसोर्सेज। हम संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो जिसके कारण प्लैनेटरी बाउंड्रीज बढ़ती जा रही। प्लैनेटरी बाउंड्री का सिंपल मीनिंग समझिए कि जो पहले रिवर थी, रिवर सूख चुकी है, जो ग्लेशियर थे उनका अमाउंट कम हो गया, जो आपके प्लेनेट में जो अलग अलग चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लग गया है। फॉर एग्जांपल रिडक्शन होने लग गया है, रिसोर्सेज एक बराबर अवेलेबल नहीं है। मतलब प्लैनेटरी बाउंड्री का मतलब है कि जैसे रिसोर्सेज पहले पाई जाती थी उससे बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। मतलब गैप पड़ता जा रहा है सभी रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल कई जगह पे फॉरेस्ट ज्यादा थे, कई जगह पे रिवर ज्यादा थी, तो रिवर अब सूख चुकी है, कहीं पे फॉरेस्ट खत्म हो चुका है। सो प्लैनेटरी बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं, जो आपके रिसोर्सेज में एक टाइप से गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो जिसके कारण हम
आने वाली सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा विशाल प्रलय होने वाला है। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि हम आने वाला जो छठा आपका प्रलय है कि पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी या फिर गैसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि हीट बढ़ जाएगी, प्लेस्टोसिन, मतलब कुछ ना कुछ होगा। बट हम ये सारी एक्टिविटी जो है हमें मास एक्सटिंक्शन मतलब अंत की ओर लेके जा रही है ना, प्रलय की ओर लेके जा रही है। बिकॉज एंथ्रोपोसिन एरा इज बेस्ड ऑन दी बिलीफ। अब ये जो हमारी सोच है कि यूज करते जाओ, कुछ नहीं होता, छड्डो की हो जाएगा, है ना, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ये हमारा एक बिलीफ है, ये हमारा एक थॉट है। और ये एंथ्रोपोसिन मतलब आधुनिक मानव का ये खुद का एक बिलीफ है जिसके ऊपर हम अपना बेस बनाते हैं कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। तो ये बिलीफ क्या, वो लिखिए एंथ्रोपोसिन। बिकॉज एंथ्रोपोसिन एरा इज बेस्ड ऑन दी मंत्र और बिलीफ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वी आर मेंट टू एक्सप्लॉइट द नेचर। फर्स्ट जो है दैट इज वी आर मेंट टू exploit the nature. We are meant to exploit the nature. अकाउंट के आगे सर रिपीट करियो, एक मिनट परमित। The concept of planetary boundaries take into account both the carrying capacity and the ecological footprint. The Anthropocene era, that is last 10,000 years, when the human civilization have flourished, last 10,000 years when the human civilization have flourished due to consumption of resources. Human civilization have flourished due to consumption of resources. Planetary boundaries are increasing. Planetary boundaries are increasing, and we are promoting sixth mass extinction. Because Anthropocene era is based on the mantra or belief. Anthropocene era is based on the mantra or belief. First point, we are meant to exploit the nature. ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्रकृति का दोहन कर सकते हैं। एक ये हमारे माइंड में एक टाइप से थॉट है। सेकंड जो हमारा बिलीफ है, सेकंड जो हमारा मंत्र है, दैट इज वी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ द अर्थ। खुद को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं हम। वी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ। हम सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इंसानों का ये बिलीफ है, वी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो बिलीफ है जो कि हमारे से एक्सप्लोइटेशन करवाता है नेचर की, दैट इज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचर। हम खुद को गॉड समझ रहे हैं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचर। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचर, कि हम प्रकृति का कोई अंग है ही नहीं, हम प्रकृति से हमारा लेना देना नहीं है। वी आर नॉट प्रकृति, हम तो यहाँ पे राज करने आए हैं, शाही लोग हैं, है ना। मैंने इसे कहा कि वी आर रॉयल पीपल। अब इसके बाद लिखिए, पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें सेंटेंस लिखिए, दीज थ्री बिलीफ्स originated in the Western model of these three beliefs originated in the Western
मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, which does not give any importance to, which does not give, which does not give any importance to nature, which does not give any importance to the nature. So ये जो हमारे तीन बिलीफ हैं, they originated in the western model of economic growth. वही आपकी इंडस्ट्रियल क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे वेस्टर्न मॉडल ऐसा बन गया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, इतने ज्यादा रिसोर्सेज, उस टाइम पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज वर अवेलेबल, उस टाइम पे बहुत सारे संसाधन अवेलेबल थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 17वीं शताब्दी की 18वीं शताब्दी की बात करें, उस टाइम पे तो उतना ज्यादा हमारे पास पेड़ थे, जंगल थे। ये तो सिटीज अभी डेवलप हुई हैं, बट उस टाइम पे लोग सोचते थे इतना ज्यादा जंगल है, क्या ही करेंगे इनका, तो करो काट दे, है ना। इतना ज्यादा पानी है, क्या ही करेंगे इसका, तो रिसोर्सेज को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, तो आप ये सब भी सोचेंगे ना कि देखो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 ब्रदर्स इन अ फैमिली, और दोनों ब्रदर के पास क्या है, हजार एकड़ जमीन है ना, या जिसके पास पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही उसी का है। फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा नेशनल पार्क 1 पर्सन के पास है, तो उसके दिमाग में तो यही थॉट आएगा ना कि वी आर नॉट हियर टू, सॉरी वी आर मेंट टू एक्सप्लॉइट द नेचर। इतने जंगल है, मेरी मर्जी है, जो मर्जी पेड़ काटूं, है ना, जितना मर्जी घर बनाऊं, जितना मर्जी मैं खेती करूं। दूसरा, वी आर मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ द अर्थ, कि इतना बड़ा जंगल है, मैं तो राजा हूं, है ना। राजा जी के तो यही थॉट होंगे कि आई एम द इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ द अर्थ, मुझे भगवान ने भेजा ही राजा बनने के लिए। दूसरा, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचर, मैं नेचर का पार्ट कैसे हो सकता हूं, मैं कीड़ा मकोड़ा खाना, मैं राजा हूं, है ना। वो थॉट चलता था उस टाइम पे। और इसी बिलीफ ने, इन 3 बिलीफ ने, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बिलीफ थे, ये हमारे आर्थिक विकास के जो ये बिलीफ थे, मंत्र थे, इसके कारण जो है हमने नेचर को बहुत ज्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करते गए कि अभी सांस लेना मुश्किल है। सांस लेने के लिए भी 5,000 रुपए का एयर प्योरीफायर मंगाना पड़ता है। सांस भी महंगी है ना, खरीद के सांस ले रहे हैं आप। पानी भी तो खरीद के ले रहे हैं, आपके पास एक टाइप से जब तक फिल्टर नहीं है पानी नहीं पी सकते, या बिस्लरी आप यूज कर रहे हैं। तो पानी और हवा जो कि आपके 5 तत्व हैं, 2 तो आपके बिकाऊ हो चुके हैं, खरीदने पड़ रहे हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे कोई इशू है, रिपीट करना है, आप बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, कुछ भी लाइन छूट गई है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इतना ज्यादा अगर हम 3 बिलीफ लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ के जाएंगे। फुटप्रिंट का मतलब है छाप छोड़ना या अपने नक्शे कदम छोड़ के जाना। दैट इज कुछ ना कुछ छाप छोड़ी है हमने इकोलॉजी के ऊपर। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसमें लिखिए, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, पीसीएस बहुत पास है। इसमें लिखिए, इट इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन, इट इज एन एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन, रिक्वायर्ड टू सस्टेन, रिक्वायर्ड टू सस्टेन, डैश लगा के फिर लिखिए। सर आप साथ साथ में पीडीएफ भेजते रहिए। पीडीएफ तो थोड़ा लेट मिलेगा, रुकिए थोड़ा, नोट्स बनाओ प्लीज, नोट्स ज्यादा बेटर है ना। जितना ज्यादा आप लिख के करेंगे ना बहुत बढ़िया होगा। शमशेर जी पीडीएफ दूंगा, ऑल तो ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ विद पिक्चर्स। अगर मैंने कहा है कि लॉइन टेल मकाओ पिक्चर आएगा उसके साथ में, वो मिलेगी आपको, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, है ना।
पता, थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे इकोलॉजी खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन खत्म हो जाएगा पीडीएफ मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए पीडीएफ मिलेगी आपको, ऐसे नहीं कि आप बार बार अपने पन्ने ही पढ़ते रहें, पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए सो दैट एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सके। कुछ एक पिक्टोरियल मैनर में भी ज्यादा चीजें याद रह जाती हैं, पिक्चर देख के भी, वो मिलेगा आपको, डोंट वरी। आप लिख रहे थे एन एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ पर्सन सिटी, अ पर्सन सिटी, एक और था, पर्सन सिटी नेशन और ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी। सो ecological footprint is an area which is required to sustain a person, city, nation or humanity, फिर कॉमा, as such it requires the account for consumption of energy, as such it requires the account for consumption of एनर्जी। आपसे कहीं ज्यादा फायदा मुझे है पीडीएफ का, पता है, पीपीटी का, लिखी लिखाई डेफिनेशन ऐसा होता है एंड नेक्स्ट, है ना। ऐसे अगर सिलेबस खत्म करना हो तो आई विल टेक 10 लेक्चर्स एंड फिनिश, बट साथ साथ में मैं भी इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आपके भी नोट्स बनते रहे। सो है ना, इट अकाउंट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, comma food, water, consumption of energy, comma food, water and creation of waste materials, क्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हम क्या देखते हैं कि किसी एरिया में कितनी ज्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज किसी एरिया में आपको किसी पर्सन को, किसी शहर को, किसी राष्ट्र मतलब किसी देश को, या किसी पूरे के पूरी मानवता मतलब पूरे के पूरे संसार को सस्टेन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अब उन चीजों में हम किन चीजों को ज्यादातर अकाउंट में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, दैट इज आप एनर्जी कितनी यूज कर रहे हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर यूजिंग, कितने ज्यादा मात्रा में आप ऊर्जा का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप फूड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, या फिर आप इन सब चीजों को यूज करने के बाद वेस्ट मटेरियल, कचरा कितना ज्यादा यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे इन सब चीजों को अकाउंट में लेता है कि अभी तक कितने ज्यादा आपने रिसोर्सेज को यूज किया है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, या फिर उन रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को यूज करने के बाद आपने यहाँ पे मैक्सिमम, एक मिनट, आपने यहां पे कचरा या फिर वेस्ट मटेरियल कितना क्रिएट किया, दैट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आगे लिखिए आप फुल स्टॉप के बाद, ग्लोबल फुटप्रिंट इज मेजर्ड इन, ग्लोबल फुटप्रिंट is measured in global footprint is measured in global hectares
global hectares. Global footprint is measured in global hectares. Global hectares. इसको GHA ऐसे करके ब्रैकेट में लिखिए, ग्लोबल हेक्टेयर्स। सो वैश्विक तौर पे अगर हम फुटप्रिंट निकालने की कोशिश करें, उसको मेजर करने की, मापने की कोशिश करें, तो उसको ग्लोबल हेक्टेयर मतलब यूनिट है ना, क्या आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है उसके लिए एक यूनिट है ये, ग्लोबल हेक्टेयर्स। सो ग्लोबल फुटप्रिंट इज मेजर्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन। ग्लोबल हेक्टेयर्स स्लैश पर्सन लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट लिखिए पर पर्सन। ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन, फुल स्टॉप। एवरी ईयर ग्लोबल हेक्टेयर फुटप्रिंट, एवरी ईयर ग्लोबल हेक्टेयर फुटप्रिंट रिपोर्ट, ग्लोबल हेक्टेयर फुटप्रिंट रिपोर्ट is used by the ग्लोबल हेक्टेयर, एक मिनट देखने दो मुझे, ग्लोबल फुटप्रिंट रिपोर्ट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। एवरी ईयर ग्लोबल हेक्टेयर फुटप्रिंट रिपोर्ट इज यूज्ड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल यूज्ड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। सो हर साल जो है ग्लोबल हेक्टेयर की एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि 2022 में कितना ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन था, 23 में कितना है, 24 में कितना है और 25 में कितना ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन होने वाला है। तो उसकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है। रिपोर्ट निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, कॉमा लगा के लिखिए, which is an NGO to calculate, ये NGO है, कोई आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, which is NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनजीओ के द्वारा निकाला जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू कैलकुलेट जहां पे ऐसे मैं डैश लगा दे रहा हूं ना, उसके बाद जितनी भी लाइन बचती छोड़ दीजिए, फिर नीचे लिखिए। टू कैलकुलेट, कौन सा था, इकोलॉजिकल डेट एक टाइप से होता है कर्जा। इकोलॉजिकल डेट और अर्थ ओवरशूट डे, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अर्थ ओवरशूट डे। सारे के सारे टॉपिक दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। जैसे आपने इकोलॉजिकल क्या किया था आपने लास्ट किया था कैरिंग कैपेसिटी ले आया, प्लेनेटरी बाउंड्री साथ में लेके आया आपका फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट ही आगे लेके आएगा आपको इकोलॉजिकल डेट या अर्थ ओवरशूट डे के ऊपर। तो ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसलिए स्टार्टिंग में जितने लेक्चर नहीं लगाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज, एनजीओ लोकेटेड जर्मनी में है। पूछ रहे एनजीओ कहां पे, जर्मनी, इट इज एन जर्मन एनजीओ, जर्मनी की एनजीओ है ये। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने
प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए, प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को भी एक बार देखिए, क्योंकि तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेटर ऑन। सो क्या लिख रहे थे आप? अर्थ ओवरशूट डे। सो सिंपल कह रहे हैं कि ये जो एनजीओ है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये जर्मन की एनजीओ है जिन्होंने शुरुआत की थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैलकुलेट करते हैं दो चीजों को, एक होता है इकोलॉजिकल डेट, कि हमारे ऊपर कितना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, कितना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करने के बाद, है ना। फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने लोन दिया, प्रकृति में हमें लोन में दिए चीजें, अब हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोन कई बार आप अगर अच्छी तरह से यूज करें तो आप लोन रिटर्न भी कर देते हैं और लोन के ऊपर प्रॉफिट भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। दूसरा, अर्थ ओवरशूट डे का मतलब है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है एक टाइप से इन्होंने एक कैलेंडर के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। इसको मैं देखता हूं एक बार, पानी थोड़ा सा पानी, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि अर्थ ओवरशूट डे क्या है। इकोलॉजिकल डेप्थ तो आप समझ गए कि अपने कितने संसाधनों को खत्म कर दिया, एक टाइप से हमारे ऊपर कर्जा है। कर्जा इन द सेंस वापस कैसे करेंगे? ट्री प्लांटेशन करिए, है ना, ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव करिए, रिसोर्सेज को कम यूज करिए, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतने समय तक लाइट यूज, उसके बाद बंद कर दीजिए। जितने ज्यादा आपके पास फूड इनटेक आपको करना चाहिए उतना करिए, एक्स्ट्रा फूड बर्बाद मत करिए, है ना। हर एक रिसोर्सेज को मतलब इस तरह से यूज करना है कि अगली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ऐसा नहीं कि हम ही इसे खत्म कर दें। वो तो एक टाइप से आपका इकोलॉजिकल डेट का पार्ट है। बट अर्थ ओवरशूट डे को समझिए। फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऐसे आपका कैलेंडर होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। इन्होंने क्या किया कि हमने एक पूरा का पूरा मैप रखना है। फॉर एग्जांपल आपने अर्थ ओवरशूट डे कैसे बनाना है। अब हम इसमें डे की बात कर रहे हैं तो हमें कैलेंडर यूज करना पड़ेगा ना। ऐसे ही बना होता है आपका कैलेंडर मैक्सिमम जगह पे 3 मंथ्स के हिसाब से। इन्होंने पहली डेट रखी 31 दिसंबर। थैंक यू। पहली डेट इन्होंने रखी कि 31 दिसंबर जो है, मान लीजिए हमने अभी तक जितने रिसोर्सेज यूज किए हैं उसको हम 31 दिसंबर रखते हैं कि हमने अर्थ से जितनी चीजें उधार ली है उसमें से हमारा एक दिन कम हो जाता है ना। अब जितने ज्यादा आप रिसोर्सेज को यूज करते जाएंगे तो ये नंबर बैकवर्ड जाता जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2001 या 2000 वर्ष 2000 में या ईयर 2000 में हमने 31 रखा कि अभी तक जो हमने रिसोर्सेज किए हैं दैट इज 31 दिसंबर। अगले साल अगर आपने और ज्यादा बुरी हालत कर दी तो 30 दिसंबर होगा, फिर ये बैकवर्ड चलता जाएगा। 29 मतलब इतने दिनों का उधार है हमारे ऊपर। पहले हमारे पास एक दिन का उधार था 31 डे 1 पे। अब अगले साल हमने और रिसोर्सेज को यूज किया, उतना ज्यादा हमने पोल्यूशन क्रिएट किया तो हमारे दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे लाइफ कम होती जाती है वैसे दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो हम इसे रिवर्स लेके जाते हैं। जिस दिन 1 जनवरी पे पहुंच गया ये समझ लीजिए कि पृथ्वी इज गोइंग टू एंड, है ना। इतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास खत्म हो चुके हैं। एक टाइप से आपकी लिमिट कम होती जा रही है। जैसे रिचार्ज लिमिट है ना। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 28 दिन का रिचार्ज किया, 28 दिन का रिचार्ज नहीं है। आज मैंने 28 का दिन का रिचार्ज किया, आज मेरा दिन खत्म हो गया तो कल 27 दिन बचे मेरे पास, है ना। फिर 26 फिर 25 फिर 24 कोई दिन आएगा एक दिन, फिर वो लिमिट के ऊपर बताते हैं कि योर रिचार्ज इज एंडिंग इन 3 days, काइंडली रिचार्ज। आता है आपको मैसेज, ये इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो रिवर्स में चल रहा है ये कि आपने 28 डेज में से 5 डे यूज कर लिया, यू हैव ओनली 23 डेज लेफ्ट, उसके बाद आपको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने इस डे को स्टार्ट किया, दैट इज अर्थ ओवरशूट डे, कि अर्थ को हम कितना ज्यादा एक टाइप से इसकी रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। अब जितना ज्यादा आप कम करते जाएंगे उतने दिन आपके डे रिवर्स होते जाएंगे। बता देता हूं आपको, 2024 में आपका जो अर्थ ओवरशूट डे था इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अगस्त। हम बहुत पीछे पहुंच चुके हैं। ये रिसोर्सेज खत्म है, इसके रिसोर्सेज खत्म है, इसके रिसोर्सेज खत्म है, इसके भी रिसोर्सेज खत्म है। वी लेफ्ट
रिसोर्सेज अप टू दिस। हाँ जी, और जब मैंने 2019 में जब मैं आपकी तरह था कोचिंग ले रहा था तब इट वाज 17 सितंबर, देख लो, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 में इट वाज 17 सितंबर, और अभी हमने सितंबर भी खत्म कर दिया, अगस्त की भी 1 तारीख, मतलब नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई आएगा। और हो सकता है कि अगर हमने ज्यादा यूज किए तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन कटेगा, 15 दिन भी कट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू हैव कंज्यूम द रिसोर्सेज, हाउ मच यू हैव क्रिएटेड पॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 मंथ्स हम खत्म कर चुके हैं हमारे पूरे कैलेंडर के, 7 मंथ्स और है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो कैलेंडर ने ऐसे बना रखा है एज अ मेजरमेंट, है ना, ऐसा नहीं कि 1 जनवरी आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं भी होगा, बट द थिंग इज उन्होंने एक टाइप से पैरामीटर लगा रखा है कि दी रेट या फिर दी स्ट्रेंथ, जिस हिसाब से हम इसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इंप्रूव करते तो प्लस भी हो सकता है, बट ज्यादातर ये माइनस ही। देख लो, खुद ही मैं कह रहा हूं, दिस इज माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। 2019 में इट वॉज 17 सितंबर, बट अभी ये 1 अगस्त पहुंच गया है। Debt means currency or resources we get from the nature. No. Debt means the amount of resources we have used and the amount of money we have used from the banks. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक से कोई अमाउंट लोन में ले रखा है, दैट इज आपका डेट, है ना, इतना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। दूसरा रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो इकोलॉजिकल डेप्थ का मतलब है कि कितना ज्यादा रिसोर्सेज को हमने यूज कर रखा है, उतने रिसोर्सेज हमें और जनरेट करने पड़ेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पौधारोपण करिए, है ना, दैट इज ट्री प्लांटेशन, प्लांटेशन ड्राइव करिए, तो उससे आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। लिखिए नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड। ऑनलाइन स्टूडेंट ये कैलेंडर वाला समझा है? कोई दिक्कत आई तो प्लीज बता दीजिए। और यार फिर से वही हो गया। अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड, ऐसे लिख रहे थे, हाँ, अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड, इसको ऊपर ही कर देते हैं। अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड by dividing the world's biocapacity with ecological footprint। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को क्या करना है, डिवाइड करना है विद वर्ल्ड की बायो कैपेसिटी, कि हमारे पास बायोलॉजिकली कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, या बायोलॉजिकल हमारे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के साथ डिवाइड करना है। तो अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दी वर्ल्ड्स बायो कैपेसिटी विद इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। Full stop. The Earth Overshoot Day is increasing every year. Earth Overshoot Day is increasing every year. तो ये हर साल बढ़ रहा है, increasing every year. हर साल प्रति वर्ष ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अर्थ ओवरशूट डे इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन द ईयर 2019, फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2019 इट वॉज 23rd सितंबर, मैंने 17 लिखा था ना इस पे, 23rd था। इन द ईयर 2019 इट वाज 23rd September, it was 23rd September, and in the last year 2024 and in the last year 2025
24. It was on 1st of August. In the last year 2024, it was on 1st August. 1st August. पैराग्राफ चेंज करिए प्लीज, फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज. एज अर्थ ओवरशूट डे इज मोर नियरर, अर्थ ओवरशूट डे इज मोर नियरर देन द अर्लियर मंथ्स, मोर नियरर देन द अर्लियर मंथ्स. पहले जो महीने थे उनसे और ज्यादा अर्ली आ रहा है. मोर नियरर टू द अर्लियर मंथ्स, कॉमा, it shows that SHOWS, it shows that human beings have exhausted the year worths of, लिखिए, the year के साथ एपोस्ट्रोफी एस, वर्थ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक पूरे साल की रिसोर्सेज खत्म कर दी हमने. एक दिन का मतलब है पूरा साल खत्म कर दिया हमने. एक साल जो मतलब एक दिन काम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक साल की रिसोर्सेज हम एंड कर रहे हैं. अगर एक दिन कम हो रहा है तो मतलब एक साल की रिसोर्सेज हमने बर्बाद कर दी हैं. तो अगर आप पूरे दिनों को गिनेंगे फ्रॉम 31st to 1st अगस्त तक, 31 दिसंबर से लेके 1 अगस्त तक के जितने भी दिन थे, अगर हम काउंट करते हैं तो उतने सालों की हमने रिसोर्सेज खत्म कर दी हैं. सो ईयर्स वर्थ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्लैनेट अर्थ, years worth of resources of planet earth much earlier which further explains increasing air and water pollution in the cities, increasing air and water pollution in the earth, increasing air and water pollution not in the earth, like in the cities, pollution in the cities. अर्थ भी ठीक ही है वैसे. फुल स्टॉप. It means to provide for our consumptions. It means to provide for our consumptions, we require an area which is 2.5 times to provide for our consumptions. We require an area which is 2.5 times greater than the 2.5 times greater than the 2.5 times greater than the present area of the India.
present area of the India, because present area of the India, because in India ecological footprint is ecological footprint is 1.16 global hectare per person, because in India ecological footprint is 1.16 GHA slash per person, GHA slash per person. आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, बट इंडियाज कैरिंग कैपेसिटी इज, ठीक है ये फुटप्रिंट देखिए, हाँ, बट इंडियाज कैरिंग कैपेसिटी इज, बट इंडियाज कैरिंग capacity is 1.04 global hectare per person annually, global hectare per person annually, global hectare per person annually। तो हमारी जो फुटप्रिंट है वो ज्यादा है, जबकि हमारी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। एक लास्ट लाइन करंट अफेयर के हिसाब से, एज पर 2022 डाटा, एज पर 2022 डाटा 2022 डाटा China tops the list. China tops the list. China tops the list. Followed by US and India. US and India in the Earth Overshoot Day. In the Earth Overshoot Day. In the Earth Overshoot Day. तो कह रहे हैं कि एज पर हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है अभी अर्थ ओवरशूट डे का, उसमें चाइना सबसे ऊपर पे है, यूएस सेकंड पे है और इंडिया, और ये सुपर पावर्स भी बनना चाहते हैं, और सुपर पावर्स का ही ज्यादा यहाँ पे चलाया हुआ प्रोग्राम है ये, जितना भी आप देख पा रहे हैं आपके नियर बाय। ठीक है जी, और क्या था अपना नेक्स्ट इज अर्थ आवर, वो भी बाद में कराता हूँ आपको। इनफ, आप ब्रेक लीजिए, नेक्स्ट करेंगे हम 12 पे 12 बजे। ठीक है, अरे निकलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी ब्रेक लीजिए, उसके बाद 12 बजे से आपकी क्लास दोबारा रिज्यूम होगी। कोई भी डाउट है तो आप एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है।